हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है अबाउट डॉलर डोमिनेंस एंड आपकी कन्वर्सेशंस में, डिस्कशंस में दोस्तों के साथ काफ़ी आता होगा कि डॉलर इतना डोमिनेटिंग क्यों है एंड उसके क्या-क्या फैक्टर्स हैं जो उसको डोमिनेटिंग बनाते हैं एंड क्यों उसको रिप्लेस करना इतना मुश्किल है। तो आज आइए समझते हैं, अगले 15-20 मिनट में एक ओवरव्यू लेते हैं डॉलर की डोमिनेंस के ऊपर एंड इनमें से अगर कोई टॉपिक आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा जिसके ऊपर आपने कमेंट्स किए, तो उसके ऊपर फिर से और डिटेल वीडियो बनाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि डोमिनेंस का यहाँ मतलब क्या है। तो डोमिनेंस को हम 2 मोटे हिस्सों में बाँट सकते हैं। पहला हिस्सा हो गया हमारा वेल्थ एक्सट्रैक्शन मैकेनिज़्म एंड सेकंड हिस्सा हो गया हमारा दुनिया को एक इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट करना। तो वेल्थ एक्सट्रैक्शन का मतलब है यूएस डिसाइड करता है कि वह कहाँ और किस रेट पे सामान खरीदेगा। फॉर एग्जांपल हमारे सारे के सारे पड़ोसी देश आपस में कम्पीट करते हैं यूएस को कपड़े बेचने के लिए, और ये कंपटीशन ऑलमोस्ट हमेशा सस्ते दामों पर होता है। इसका नतीजा ये होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज अपनी रियल वेल्थ रिसोर्सेज के तौर पर यूएस इकोनॉमी को दे रहे हैं और बदले में हमें सिर्फ मिलते हैं डॉलर्स। इस पूरी प्रक्रिया को शॉर्ट में वेल्थ एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म कहा जा सकता है, यानी एक ऐसा सिस्टम जहां असली वैल्यू एक देश से दूसरे देश में साइलेंटली ट्रांसफर हो रही है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल में बात की थी। अब दूसरा मेजर इकोनॉमिक कंट्रोल जो अमेरिका के पास है वो है एक्सपोर्टिंग इन्फ्लेशन। आपने कई बार सुना होगा कि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है लेकिन यूएस में कंट्रोल में है, और ये सच भी है। अगर 10 साल पहले यूएस में अंडे $5 के थे तो वो आज लगभग 6-7 डॉलर के होंगे। लेकिन वहीं भारत में अगर 10 साल पहले अंडे ₹100 के थे तो आज की डेट में वो ₹200 के हो चुके होंगे। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों है कि यूएस में इन्फ्लेशन या महंगाई इतनी कम क्यों बढ़ती है। असल में अमेरिका अपनी इन्फ्लेशन का कुछ हिस्सा बाकी दुनिया में ट्रांसफर कर देता है। मतलब अमेरिका में जो लोग अंडे खा रहे हैं उसकी एक्चुअल कॉस्ट का एक हिस्सा हम जैसे लोग, अपनी देशों के लोग, जो डेवलपिंग कंट्रीज के लोग हैं, इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं। आप इसे एक प्रकार की फ्री भी मान सकते हैं। इस टॉपिक पर हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये एक बड़ा टॉपिक है। अब इस वीडियो में जो हमारा प्राइमरी फोकस है इकोनॉमिक डोमिनेंस, उसके पीछे के असली कारणों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक फाउंडेशनल रीजंस के बारे में बात करेंगे। तो 3 मेन फाउंडेशनल रीजन है। फर्स्ट, यूएस की मिलिट्री पावर, जिसको मिलिट्री स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। सेकंड, पेट्रो डॉलर सिस्टम, जो कि आप बोल सकते हैं कि ऐसा मैकेनिज्म जिसमें सारे दुनिया का जो ऑयल ट्रांजैक्शन है वो डॉलर में होता है। थर्ड, रिजर्व करेंसी स्टेटस, मतलब कि दुनिया में जितना ट्रेड होगा उसकी सारी इनवॉइसिंग के पीछे यूएस डॉलर का हाथ रहेगा। इन 3 रीजंस में शॉर्ट में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मिलिट्री पावर की। इसे आप पूरा सिस्टम का नींव बोल सकते हैं, द कोर फाउंडेशन। ये वही शक्ति है जो बाकी 2 सिस्टम यानी रिजर्व करेंसी एंड पेट्रो डॉलर सिस्टम को चलाती है एंड सस्टेन करती है। यूएस मिलिट्री दुनिया में एक ऐसी अनमैच्ड ताकत है जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भरोसा देती है कि यूएस डॉलर पर उनका पैसा सुरक्षित रहेगा, चाहे दुनिया में कुछ भी क्यों ना हो जाए। इसका मतलब ये है कि इवन इफ कोई बड़ा ग्लोबल क्राइसिस या कैटास्ट्रोफिक इवेंट भी हो जाए, डॉलर की वैल्यू हमेशा इंटैक्ट रहेगी, उस पे हमेशा एक भरोसा रहेगा। एंड ये सिर्फ यूएस की बात नहीं है, हिस्ट्री में भी ऐसा कई बार देखा गया है। जैसे एक टाइम पे यूके एंड डच एम्पायर की मिलिट्री काफी स्ट्रांग थी, तो उनका एक अलग से डोमिनेंस था एंड उसकी वजह से उनको एक रिजर्व करेंसी स्टेटस मिला हुआ था, जो अब यूएस में ट्रांसफर हो गया है। अब बात करते हैं रिजर्व करेंसी स्टेटस की। इसका मतलब बहुत सिंपल है। पूरी दुनिया का व्यापार, जो बिजनेस है, उसकी जो मेन करेंसी है वो अमेरिकन डॉलर है। लगभग सारी बड़ी ग्लोबल ट्रांजैक्शंस, चाहे वो ऑयल की हो, कमोडिटीज की हो, कैपिटल मार्केट की हो, सबके पीछे यूएस डॉलर रहता है। आपने अक्सर सुना होगा ब्रिक्स नेशन अपनी करेंसी ट्रेड के लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन वो भी काफ़ी दूर है। रिज़र्व करेंसी होने का फ़ायदा ये है कि पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स के पास एक सेफ हेवन रहता है, जिसे कहा जाता है फ्लाइट टू सेफ्टी। इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी संकट आए, युद्ध हो या जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, इन्वेस्टर्स बाकी देशों से पैसा निकाल के यूएस ट्रेजरी में पैसा डालते हैं। एंड सबसे बड़ी आयरनी ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अमेरिका खुद उन कॉन्फ्लिक्ट्स में एक हिस्सेदार होता है। आइदर सेंटर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स होता है और आउटसाइड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट में कहीं ना कहीं अमेरिका इन्वॉल्व रहता है। लेकिन फिर भी सारा का सारा कैपिटल बाकी दुनिया से निकल के वापस अमेरिका में ही फ्लो करता है। एंड ये एक सबसे बड़ी ताकत है एक रिजर्व करेंसी होने की। जो तीसरा मेन पिलर है वो है पेट्रो डॉलर सिस्टम। ये सिस्टम 1970 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के द्वारा बनाया गया था। उस समय अमेरिका ने ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों के साथ एक एग्रीमेंट किया, जहां पे उन्होंने जहां पे यूएस ने उन्हें मिलिट्री प्रोटेक्शन दी एंड बदले में एक एग्रीमेंट किया कि इस दुनिया का सारा तेल व्यापार डॉलर्स में होगा। इस डील ने यूएस को एक एक बहुत बड़ी पावर बना दिया, क्योंकि यूएसडी की डिमांड अब परमानेंट हो गई ग्लोब के लिए। मतलब अगर किसी को भी तेल खरीदना है तो उसे यूएस डॉलर की जरूरत है। चाहे आप चाइना हो, चाहे इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो डॉलर चाहिए। यही कारण है कि डॉलर हमेशा डिमांड में रहता है और उसकी ग्लोबल डोमिनेंस हमेशा कायम रहती है। तो ये तो हो गए तीन मेन फाउंडेशनल रीजन। इन पर हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़े टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स के लिए अलग से एक वीडियो चाहिए होगी। अगर आप चाहें तो कमेंट करके बताएं, तो हम इन टॉपिक के ऊपर एक अलग से वीडियो बना सकते हैं। अब इन बेसिक्स जो रीजन है उनको छोड़ के मूव ऑन करते हैं कोर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रीजंस के ऊपर। तो सबसे पहले रीजन की बात करते हैं। तो सबसे पहला रीजन है नेटवर्क इफेक्ट। सिंपल भाषा में, जितने ज्यादा लोग एक सिस्टम को यूज करते हैं उतना ही फायदा उस सिस्टम को होता है एंड बाकी लोगों को भी होता है। कंपेयर करिए फेसबुक से। आप फेसबुक पे हैं क्योंकि आपके दोस्त फेसबुक पे हैं या आपका नेटवर्क फेसबुक पे है। वो फेसबुक पे है क्योंकि आप फेसबुक पे हैं या फिर उनके और दोस्त फेसबुक पे हैं। डॉलर के केस में भी सिमिलर है। वर्ल्ड ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले ही डॉलर में इन्वॉइस होता है। अगर आप एक नए देश हैं, आपको ये सोचना पड़ता है कि मैं अपनी करेंसी यूज करूं या वो यूज करूं जो बाकी लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। रिसर्च ये दिखाती है कि नेटवर्क इफेक्ट इतना स्ट्रांग है कि ये खुद में ही एक बड़ा रीजन बन जाता है डॉलर के बने रहने के लिए, चाहे ऑल्टरनेटिव मौजूद हो। मतलब भले ही युआन या यूरोस या आईएनआर अवेलेबल है एज अ करेंसी टेक्निकली, लेकिन स्विचिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि आपको अपने सिस्टम को नहीं बदलना, बट अपने सिस्टम के साथ साथ बाकी दुनिया की जो हैबिट्स हैं या उनके जो मैकेनिज्म्स हैं या उनके जो सिस्टम्स हैं उनको भी बदलना पड़ेगा। उनके साथ भी एक लड़ाई करनी पड़ेगी, आई मीन नॉट फिजिकल लड़ाई, बट एक एफर्ट करना पड़ेगा उन पूरे सिस्टम को बदलने के लिए। दूसरा मेन जो पिलर है वो यूएस की फाइनेंशियल मार्केट की डेप्थ एंड लिक्विडिटी है। ये सिर्फ साइज का गेम नहीं है, क्वालिटी का भी गेम है। यूएस बॉन्ड की जो मार्केट है या इक्विटी मार्केट है या मनी मार्केट है, सब मिलकर दुनिया का एक सबसे बड़ा लिक्विड प्रोवाइड करते हैं। अगर किसी को बड़े लेवल पर पैसे पार्क करने हैं, सेंट्रल बैंक्स, पेंशन फंड्स, सोविनियर फंड्स, सबके पास सबसे आसान और सेफ ऑप्शन है यूएस डॉलर के एसेट्स। डेटा कहता है कि ग्लोबल क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटीज का लगभग आधा हिस्सा डॉलर्स में होता है, जबकि यूएस केवल इंटायर वर्ल्ड की जीडीपी का एक क्वार्टर है। इसका मतलब है डॉलर सिर्फ ट्रेड की करेंसी नहीं, पूरे ग्लोबल फाइनेंस का एक बैकबोन है। जब तक ये डेप्थ एंड लिक्विडिटी किसी और करेंसी में रेप्लिकेट नहीं होती, तब तक डॉलर की जगह प्रैक्टिकली कोई नहीं ले सकता। अब आते हैं हम अपने तीसरे पिलर पर, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग सिस्टम।
या इसे करस्पॉन्डेंट बैंकिंग वेब भी कहा जा सकता है। सिंपल शब्दों में वह एक इनविजिबल नेटवर्क है जिसके थ्रू एक देश का बैंक दूसरे देश के बैंक से पैसा सेंड या रिसीव करता है। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए ज्यादातर बैंक्स के पास एक करस्पॉन्डेंट बैंक होता है और बहुत बार यूएस एक डॉलर बेस्ड हब में होता है। रिसर्च ये बोलती है कि यूएस डॉलर करस्पॉन्डेंट बैंकिंग एक्टिविटी धीरे धीरे कुछ बड़े यूएस बैंक में कंसंट्रेट होती जा रही है, जबकि नॉन यूएस बैंक धीरे धीरे पीछे छूटते जा रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या है? अगर आपको इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी है, चाहे आप इंडिया से अफ्रीका भेज रहे हो, एशिया से लैटिन अमेरिका भेज रहे हो, यूरोप से इंडिया भेज रहे हो, बहुत हाई चांसेस है कि ये पेमेंट्स कहीं ना कहीं यूएस डॉलर क्लियरिंग सिस्टम को निकल के गुजरती है। ये एक ऐसी डिपेंडेंसी है जिसे तोड़ना सिर्फ पॉलिसी का नहीं, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने के ऊपर क्वेश्चन उठाता है। फोर्थ लेयर पे आते हैं, स्विफ्ट एंड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्निकली स्विफ्ट एक करेंसी न्यूट्रल सिस्टम बनाया गया था, बट रियलिटी ये नहीं है। ग्लोबल ट्रेड में 70% से ज्यादा इन्वॉइसिंग डॉलर्स में हो रही है, और अगर इंट्रा यूरोप ट्रेड को हटा दें तो ये 80% तक पहुंच जाती है। रीजनल पेमेंट सिस्टम बन चुके हैं, लेकिन रिसर्च ये बोलती है कि वीक इम्प्लीमेंटेशन, टेक्निकल हर्डल्स एंड जियो पॉलिटिक्स में ये टिपिकली जो रीजनल पेमेंट सिस्टम है ये फंस जाते हैं। मतलब थ्योरेटिकली बोल सकते हैं कि हमें अपने रीजनल सिस्टम पर ट्रेड करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जो बैंक के सॉफ्टवेयर हैं, जो कंप्लाइंसेस हैं वर्ल्ड में, रिस्क सिस्टम्स हैं, हेजिंग टूल्स हैं, ये सब डॉलर इकोनॉमिक्स के अराउंड ऑप्टिमाइज्ड हैं। ये सब डॉलर को सपोर्ट करते हैं। ये एक प्रकार का टेक्निकल लॉक इन हो जाता है जहां पे सिस्टम को बदलने का मतलब है पूरे प्लम्बिंग को दोबारा बिछाना। आइए फिफ्थ और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम देखते हैं, जिसे बोलते हैं यूरो डॉलर मार्केट या फिर ऑफशोर डॉलर क्रिएशन। सिंपल शब्दों में यूरो डॉलर का मतलब है वो डॉलर जो यूएस के बाहर फॉरेन बैंक्स के पास बनते हैं, यानी यूएस रेगुलेशन से भी बाहर। इमेजिन कर सकते हैं अभी किस लेवल पर डॉलर है। डॉलर बनाने के लिए यूएस में ट्रांजैक्शन होने की भी जरूरत नहीं है। बट आप सोच रहे हो कि सिस्टम बना ही क्यों? तो ये सिस्टम यूएस की रेगुलेशंस उससे बचने के लिए बनाया गया था। बैंक ने सोचा हम डॉलर डिनोमिनेटेड लेजिंग एंड बोरोइंग बाहर करेंगे जहां रेगुलेशंस थोड़े से हल्के होंगे। बट इवेंचुअली हुआ क्या कि आज यूरो डॉलर दुनिया का एक सबसे बड़ा इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में से एक बन गया है। यहाँ पर हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट मिलते हैं, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और फिर भी जो डॉलर की डोमिनेशन है उसको यूज किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि डॉलर का डिमांड एक बहुत बड़ा हिस्सा यूएस के बाहर एंड यूएस के कंट्रोल के बाहर भी क्रिएट होता है। डॉलर सिस्टम एक का पूरा शैडो एक्सटेंशन है जो पूरी दुनिया में फैल चुका है। चलिए क्विकली देखते हैं कि दुनिया ने इतना बड़ा सिस्टम बनने कैसे दिया। तो ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद की बात है, जिसे पोस्ट वॉर इकोनॉमिक लैंडस्केप कहा जा सकता है, जहाँ पे यूएस एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लीडर बन के आया पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू। 1944 में एक ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था, जहाँ पे ग्लोबल लीडर्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी करेंसीज इंस्टेड ऑफ गोल्ड के यूएस के अगेंस्ट पेग करेंगे। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुई मार्शल प्लान के थ्रू। तो मार्शल प्लान ने रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यूरोपियन इकोनॉमिक्स को एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जहां पे डॉलर की डिमांड कॉन्टिन्यूसली बढ़ती जा रही है, जिसको भी हमने यूरो डॉलर सिस्टम देखा था। एंड इसकी वजह से ये पूरा सिस्टम इटसेल्फ में, नॉट जस्ट यूरो डॉलर सिस्टम बट द ग्लोबल डॉलर वाला सिस्टम, एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन गया। मतलब एक ग्लोबल करेंसी हमने बनाई जिसे हम डॉलर बोलते हैं, जो कि एक कंट्री से एसोसिएटेड है, बट वो ग्लोबल करेंसी पूरे ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में यूज होती है फॉर ट्रेड एंड ट्रांजैक्शंस।
एंड वो सारा सिस्टम सपोर्ट करता है उसके पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके पीछे की स्विफ्ट, उसके पीछे की बैंकिंग सिस्टम एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो चाइना के पास एक अल्टरनेटिव है कि वो अपनी करेंसी को एस्टैब्लिश करे। बट फैक्ट ये है कि वो इतना डीपली यूएस से कनेक्टेड है अपने इंस्टीट्यूशनल टाइज की वजह से कि अपनी करेंसी को आगे फॉरवर्ड करना इंस्टेड ऑफ यूएस, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर देम। ऑल्सो जो वो बेल्ट एंड रोड लेंडिंग सिस्टम पे काम करते हैं, उसमें सारे के सारे कंट्रीज मेनली प्रेफर करते हैं यूएस डॉलर में ट्रांजैक्शन करना इंस्टेड ऑफ एनएबी में। इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया का जो मेजर एक्सचेंज रिजर्व है वो यूएस डॉलर है। तो 85% जो रिजर्व इंडिया का है वो यूएस डॉलर में है। इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है यूएस से वो अबाउट 120 बिलियन डॉलर के आसपास है। इंडिया के ऊपर एक ब्रिक का प्रेशर है। आपने सुना होगा ब्रिक्स नेशन अपने खुद की करेंसी क्रिएट करना चाह रही है। तो इंडिया के ऊपर ये प्रेशर हमेशा रहता है कि इंडिया भी उससे एसोसिएटेड हो। बट आपने रिसेंटली एक ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स देखी हैं गवर्नमेंट की जहाँ पे गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला था कि इंडिया एक नई करेंसी ब्रिक करेंसी के लिए अभी रेडी नहीं है। तो इंडिया बहुत ही प्रेग्मेटिक सी पोजीशन लेके अभी चल रहा है। नेक्स्ट है रशिया। अगेन बहुत बड़ी इकोनॉमिक फोर्स, बट इवन यूक्रेन वॉर के टाइम में भी ऑलमोस्ट 2.3 बिलियन डॉलर वर्थ रशिया को रिसीव हुए हैं। एंड ऐसा नहीं है कि रशिया की यूएस डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर से कंप्लीटली खत्म हो गई है। अभी भी रशिया यूएस डॉलर को हेल्ड करता है अपने सेंट्रल बैंक्स में एज अ ऑल्टरनेटिव रिजर्व करेंसी, और बहुत जगहों में वो यूज भी होती है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। चलिए, और लास्ट में देखते हैं कि क्यों ये जो अल्टरनेटिव्स हैं ये फेल होते रहते हैं इवन दो alternatives have been tried before। तो सबसे पहला है टेक्निकल वीकनेस। वीकनेस इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे, जो कि सबसे बड़ी हिंड्रेंस है। हम अभी तक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर पाए हैं जो टेक्निकली वर्क कर पाए इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। देन द नेटवर्क इफेक्ट, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हम चलो कोशिश करके एक नए सिस्टम पे मूव भी करेंगे, बट हमारे जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके लिए हमारे सिस्टम पे मूव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सिर्फ उनको मूव नहीं करना पड़ेगा, उनके पार्टनर्स को भी मूव करना पड़ेगा। अनलेस ये 2 सिस्टम्स आपस में बात करें, ये करना थोड़ा-सा काफ़ी इम्पॉसिबल है। देन अगेन लिक्विडिटी प्रॉब्लम, जो हमने थोड़े टाइम पहले डिस्कस की थी कि कोई भी ऐसी करेंसी नहीं है जिसके पास यूएस डॉलर से ज़्यादा लिक्विडिटी है। एंड आपको पता है लिक्विड हमेशा एक स्ट्रेंथ देता है इन्वेस्टर्स को। चलिए, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, तो रैप अप करते हैं। तो अब हमने आज बात की डॉलर की डोमिनेंस आर्किटेक्चर के ऊपर, हमने उस पूरे आर्किटेक्चर को देखा। ये एक एक शॉट में ये सिर्फ 3 फैक्टर्स का नहीं, जिसमें ट्रेड रिजर्व एंड मिलिट्री इन्वॉल्व्ड है, बल्कि एक बहुत बड़ा आर्किटेक्चर दिखने को मिलता है, जिसमें नेटवर्क इफेक्ट, लिक्विडिटी, करस्पॉन्डेंट बैंकिंग सिस्टम, स्विफ्ट, यूरो डॉलर मार्केट एटसेट्रा इन्वॉल्व होते हैं। मेन पिलर्स कवर कर लिए हमने, एंड कुछ आपको ऐसा लगे कि फर्दर डिस्कशन में आना चाहिए तो आप कमेंट करके बताएं। एंड अगर इंफॉर्मेटिव लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि एक फीडबैक मिलता रहे। थैंक यू।